हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मन में। तो आज हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखेंगे और इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर पॉलिटी का देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के वीडियोज़ के सेक्शन में जा कर के देख लीजिए। ये वीडियो बीपीएसआई यानी बिहार पुलिस दरोगा मध्य निषेध के लिए है। एक्साइज इंस्पेक्टर जो कि एग्ज़ाम 12 जुलाई से होगा। पॉलिटी का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सेशन में लास्ट तक बने रहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं उसको देखते हैं। राज्यपाल शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता। जब संघ की कार्यपालिका बता रहे थे तो वहाँ राष्ट्रपति था और प्रधानमंत्री था, मंत्रिपरिषद था, महान्यायवादी था। अब राज्य की कार्यपालिका का गठन कार्य भारतीय संविधान के भाग 6 में है। भाग 5 में था संघ की कार्यपालिका और भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति 153 से 167 के तहत वर्णन किया गया है और संवैधानिक यहाँ का प्रधान राज्यपाल होगा और लेकिन कार्यकारी मुख्यमंत्री होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी। और 7वें संविधान संशोधन 1956, जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ तो यह प्रावधान किया गया कि दो राज्य के लिए एक व्यक्ति या 2 से अधिक राज्य के लिए एक व्यक्ति यानी एक ही राज्यपाल दो राज्य का राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान के तहत कहा गया। अब राज्यपाल की नियुक्ति की बात आती है तो संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल के पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का निर्वाचन के स्थान मनोनयन। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। केंद्र सरकार बोलेंगे राष्ट्रपति को तभी राज्यपाल की नियुक्ति होगा। अब राज्यपाल के लिए योग्यता अर्हता कहाँ से कहाँ तक है तो 157 से 158 के अंतर्गत राज्यपाल की अर्हताओं का वर्णन है कि राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए और किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो राज्यपाल बनने से पहले उसकी संसद या अथवा विधानसभा से सदस्यता की समाप्ति होगा तभी। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है और राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159 में है। राज्यपाल का शपथ का वर्णन किया गया है। राज्यपाल को उसके पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल द्वारा संविधान के संबंध, रक्षण एवं सुरक्षा के शपथ के साथ साथ लोगों की सेवा की भलाई का वचन दिया जाता है। अब बात आती है राज्यपाल की कार्यकाल। आर्टिकल 156 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात परिवर्तन जब तक चाहे वह राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है, ऐसा भी प्रावधान है। अब आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होगी वह राज्यपाल में निहित होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह व्यापक शक्तियां रखता है। जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होता है उसी तरह राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीति, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां नहीं दी गई है। अब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य सरकार के सभी कार्यकारी नियम, निर्माण, क्रियान्वयन औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। यह आर्टिकल 166 के अनुसार कहा गया है। और आर्टिकल 164 के तहत विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 64 के अनुसार। आर्टिकल 165 के तहत राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति करेगा।
राज्यपाल महाधिवक्ता का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता को राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल आर्टिकल 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, नियुक्ति करेगा। और वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राज्य वित्त आयोग और राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन नियुक्त करेगा कौन? राज्यपाल। और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू करने का अनुरोध करेगा राष्ट्रपति से। और राज्यपाल आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री के प्रशासनिक मामलों किसी विधायी प्रस्ताव को जानकारी देगा। आर्टिकल 168 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, विधानमंडल का अभिन्न अंग है। और आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र बुलाने या उसको विघटन करने, विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। आर्टिकल 174 आर्टिकल 174 के अनुसार। और आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 213 के अनुसार कहा गया है कि जब विधानमंडल का अधिवेशन ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वहाँ पर क्या था? 123 था राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यादेश जारी करता था। आर्टिकल 176 के अनुसार विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र को और प्रतिवर्ष पहले सत्र को संबोधित करेंगे। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो, जब विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो विधानसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति कर सकते हैं। आर्टिकल 175 के 5 क्लाउज 5 में के तहत राज्य विधान परिषद की सदस्य 1/6 के सदस्य को मनोनीत करता है और विज्ञान, कला, साहित्य से समाज सेवा संबंधित होते हैं। आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल अपने राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। और आर्टिकल 104 संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019 में 25 जनवरी 2020 को यह प्रावधान यानी एंग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिया गया। कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनेगा। कोई विधेयक बिल बनेगा जब राज्यपाल उस पर सिग्नेचर कर देंगे। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। अब राज्यपाल अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय विवरण करेगा। वहाँ केंद्र में था 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रपति राज्यपाल की पूर्व सहमति के पश्चात ही धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 200 के क्लाउज 3 के तहत किसी भी अनुदान की मांग राज्यपाल के सहमति के बाद की जा सकती है। किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि ले सकता है। आर्टिकल 243 के आई और आर्टिकल 243 के वाई के तहत राज्यपाल पंचायत एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। हर 5 वर्ष के लिए राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, तबादला के संबंध में अपने विचार मुख्य न्यायाधीश को बताते हैं। आर्टिकल 233 के तहत राज्य उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार करके जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है या पदोन्नति कर सकता है। राज्यपाल न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इसके लिए राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल के क्षमादान शक्ति के विस्तार राज्य के विषय क्षेत्र तक विस्तारित है। राज्यपाल लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलोम। राज्यपाल को मृत्युदंड माफ़ करने की शक्ति सैन्य कानून के संबंधित सीमित अधिकार है। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 200 के अनुसार संवैधानिक विफलता के आधार पर राज्य को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। 356 के तहत चयन किए गए व्यक्ति को 1 माह के भीतर बहुमत साबित करना हो। अब राज्यपाल की वीटो शक्ति राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है: अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेटकारी वीटो। सरोजिनी नायडू ने कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। सरोजिनी नायडू के कथन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है। अब मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री हम लोग देख लिए। मुख्यमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की संसदीय प्रणाली में राज्य का मुखिया, राज्यपाल तथा सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल करते हैं बहुमत दल के नेता को। और राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर एमएलसी या एमएलए कहीं से भी
विधान परिषद से उसको विधानमंडल की सदस्यता लेनी पड़ती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका पद समाप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। अनुसूची 3 के अनुसार शपथ लेता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का परिवहन करता है। जब विधानमंडल में विश्वास मत प्राप्त है तब तक राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री बर्खास्त किया जा सकता है। जब विधानमंडल में विश्वास मत प्राप्त है तब तक अर्थात राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री बर्खास्त किया जा सकता है जब विधानमंडल में अपना बहुमत खो देता है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ता का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ता मंत्रिपरिषद का गठन पथ प्रदर्शन करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बीच कार्यों और विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिपरिषद में बैठकों की अध्यक्षता करना और मंत्रियों के कार्यों में सहयोग समन्वय करना। मुख्यमंत्री की इस्तीफे या मृत्यु के बाद मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। विधानसभा के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने, स्थगित करने की सलाह राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यूपी से थे। अब राज्य मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता को मुख्यमंत्री घोषित करेगा। आर्टिकल 164 के क्लाउज 2 में मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व की चर्चा कहा गया है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुरूप ही राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं। केंद्रीय कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल करते हैं और यह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की वह योग्यता रखता हो। राज्यपाल की नज़र में एक अच्छा कानून विशेषज्ञ हो क्योंकि वह राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। महाधिवक्ता का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी क्या सब है? सरकार की विधि संबंधी विषय पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं। वह संवैधानिक, प्रशासनिक और विधायी मुद्दों पर सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करता है। उसे विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग लेने, बोलने की शक्ति और परंतु मतदान का अधिकार नहीं है। विधानमंडल के कोनो भी सदन में वह बोल सकता है और भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, ऐसा कहा गया है। संवैधानिक विवाद, सिविल, आपराधिक या अन्य कानूनी मामलों में सरकार की ओर से पैरवी करता है। सार्वजनिक हितों के मामलों में सरकार को दिशा निर्देश देता है। वर्तमान में बिहार राज्य के महाधिवक्ता एस डी संजय है। वर्तमान में बिहार राज्य की महाधिवक्ता एस डी संजय है और महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार, वेतन भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को दिए जाते हैं। अब बात करते हैं राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में। राज्य विधानमंडल भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल और शक्तियों का प्रावधान है। केंद्र की तरह राज्य में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा शामिल होते हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होती है तो वहाँ विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होता है। वर्तमान समय में केवल 6 राज्य में द्विसदनात्मक मंडल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। आर्टिकल 168 के तहत यह प्रावधान क्या है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। आर्टिकल 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में अपना एक विधानमंडल होगा। विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है? तो विधान परिषद आर्टिकल 169 में कहा गया है कि विधान परिषद का निर्माण या उत्पादन समाप्ति की प्रक्रिया का वर्णन कहा गया है आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 168 में विधानमंडल, आर्टिकल 169 में विधान परिषद। और राज्य विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद का गठन तथा उत्पादन का संकल्प पारित करता है। विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद के पास है। कुछ राज्य ने अलग अलग समय पर विधान परिषद का उत्पादन कर दिया, जैसे पंजाब 1969, पश्चिम बंगाल 1969, आंध्र प्रदेश 1985 और तमिलनाडु 1986। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद सबसे ज़्यादा है यूपी में 100 है और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 विधान परिषद सीट है, कर्नाटक में भी 75 है,
75 है, कर्नाटक में भी, फिर आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में 40 है, नेक्स्ट देखते हैं। अब विधान परिषद का बात प्रत्येक राज्य के लिए, विधान परिषद की बात तो 169 में कहा गया है, आर्टिकल 169 में। और विधान परिषद की संरचना की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो आर्टिकल 171 में है। संविधान में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद की सदस्य की अधिकतम संख्या उस राज्य विधानसभा के कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम नहीं होगा। आर्टिकल 171 क्लाउज 3 विधान परिषद के गठन के 5 आधार प्रयोग किए गए हैं। स्थानीय संस्थाओं के द्वारा 1/3, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का 1/3, पंजीकृत स्नातकों का 1/12 और माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य और राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्य, राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्य विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता क्षेत्र से होते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में 5/6 सदस्य को एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद की सदस्यता हेतु क्या क्या योग्य होना चाहिए, यह बात विधान परिषद की सदस्यता होते हेतु क्या क्या बात है, आर्टिकल 173 में कहा गया है। विधान परिषद की सदस्यता बनने के लिए हमको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए और निर्वाचित सदस्य को उस राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए और उसी राज्य का निवासी भी होना चाहिए और वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। विधान परिषद का कार्यकाल एक अस्थायी सदन है। संविधान के आर्टिकल 172 में यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होगा। जैसे राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, उसी तरह विधान परिषद, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 अवकाश ग्रहण करते हैं, रिटायर हो जाते हैं। त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले पद रिक्त होता है। राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन 169 के तहत विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद की बैठक के लिए कॉरम कितना होना चाहिए, विधान परिषद में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, वर्ष में 2 बैठक होना चाहिए विधान परिषद की। और विधान परिषद में गणपूर्ति कुल सदस्य 1/10 होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए जितने भी सीट है विधान परिषद में। और अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के अपने सदस्य में एक सभापति, उपसभापति का चुनाव, यदि सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति इसका कार्य करते हैं। आर्टिकल 183 के अनुसार सभापति उपसभापति को संबोधित करके उपसभापति सभापति को संबोधित त्यागपत्र दे सकता है। विधान परिषद का कार्य क्या क्या है, तो केंद्र राज्यसभा, यह केंद्र के राज्यसभा के समक्ष वाली सदन है। कोई भी विधेयक विधान परिषद या विधान परिषद से पारित होने के बाद ही राज्यपाल के पास जाता है और इस विधान परिषद सामान्य विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिनों तक ही रोकती है। सामान्य विधेयक, धन विधेयक को 14 दिन तक, सामान्य विधेयक को 4 महीने तक। संविधान संशोधन प्रक्रिया जिसमें आधे राज्य की सहमति अनिवार्य हो और उसे विधान परिषद भी भाग लेती हो। अब विधानसभा की बात करें, विधानसभा कोई भी राज्य का एक विधानसभा होगा, आर्टिकल 168 में कहा गया है। और आर्टिकल 168 में कहा गया है विधानसभा निम्न मंडल है, राज्य का निम्न मंडल है। विधानमंडल को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। विधानसभा की संरचना कैसी होती है, तो 170 के अनुसार किसी राज्य का विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकता है और 60 से कम है। मिजोरम सिक्किम में 32 निश्चित की गई है, न्यूनतम सिक्किम 32 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली विधानसभा सीट है, वहाँ पे 70 और पुदुचेरी में 30 के साथ विधानसभा का प्रावधान है। विधानसभा में सर्वाधिक सीट यूपी का है 430 और न्यूनतम 32 है। अब बिहार में कितना है विधानसभा सीट, तो 243 है, 243 विधानसभा सीट है बिहार में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत 239 में दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है और पुदुचेरी में 30 है। दिल्ली में विधानसभा 1953 से पूर्ण रूपेण काम कर रही है। पुदुचेरी में विधानसभा 1963 से पहला चुनाव 1964 में हुआ था। पुदुचेरी में 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि वर्ष 2036 तक विधानसभा सीटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चुनावी प्रक्रिया, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विशेष उपबंध वाले राज्य नागालैंड या सिक्किम में राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसकी गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन से की गई थी। आपातकाल की उद्घोषणा शुरू होने पर संसद किसी भी विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, एक बार में। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार में विधानसभा का कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, किंतु 44वां संविधान संशोधन जब आया तो अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया
लिया गया। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर समय से पूर्व ही विधानसभा का विघटन कर सकता है। विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 332 के तहत एससी और एसटी जनजातियों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करता है। प्रारंभ में आरक्षण 10 वर्ष के लिए लाया गया, जिसके बाद संसद द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया। 95वें संविधान संशोधन 2009 25 फरवरी 2020 तक बढ़ाया गया। अनुच्छेद 333 के राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण का प्रावधान है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 20 फरवरी को समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। अब हम लोग देखेंगे आपात उपबंध। आपात उपबंध से तात्पर्य है भारतीय संविधान में उस विशेष प्रावधान जो असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जाते हैं। आपात उपबंध का संवैधानिक प्रावधान भारत संविधान में वर्णित आपात उपबंध जो प्रशासनिक विवरण से संबंधित है उसे 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान को जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में है और 352 से 360 में मिलता है। आपात उपबंध का उद्देश्य है कि आपात उपबंध को संविधान में जोड़ने के मुख्य उद्देश्य देश को संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का स्वरूप संघ से एकात्मक हो जाता है, हमेशा केंद्र में आ जाता है, केंद्र अपने हाथों में ले जाता है आपात जब आ जाता है। आपात उपबंध के प्रकार आपात उपबंध राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल लगता है आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 जो कि अभी तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगा है। और आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति को समाधान या विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह भारत या उसके किसी भूभाग की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो रहा है तो 352 लगता है, विश्वास या सशस्त्र विद्रोह खतरा उत्पन्न होने लगता है। तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति का शब्द उल्लेख था, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर देते तब तक उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिखित प्रस्ताव न मिला हो। राष्ट्रीय आपातकाल का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य के बहुमत तथा उपस्थित वो मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल को कितने भी समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा अलग अलग कारणों से की गई है। पहला 1962 में हुआ था, चीन जब अरुणाचल प्रदेश के नेपा क्षेत्र में आक्रमण किया था और 26 अक्टूबर 1962 से 1968 तक चला था। उस समय एस राधाकृष्णन प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, एस राधाकृष्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू था। 1962 के युद्ध के समय में हुआ था। पहला आपात 1962 में लगा, दूसरा आपात 1971 में लगा। 1971 में लगा जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा था। अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण भारत ने दूसरी बार बाध्य कारण राष्ट्रपति आपात की घोषणा की और 3 दिसंबर 1971 से 1977 तक चला। उस समय भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी और प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी थे। फिर तीसरी बार और अंतिम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में किया गया, जो 25 जून 1975 से 1977 तक चला। भारत के राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। पूछ लिया जाता है कि जब 1975 में राष्ट्रपति आपातकाल लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसी कारण 25 जून को प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या पड़ा, तो राष्ट्रीय आपात काल के प्रमुख प्रभाव आर्टिकल 353 में है। संपूर्ण देश की शासन शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है। संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को यह निर्देश दे सकती है कि राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार है। राज्य सरकार को स्थगित नहीं किया जाता है। विधायी प्रभाव आर्टिकल 250 के द्वारा सारे देश या किसी भी भाग के कानून का निर्माण कर सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून निर्माण कर सकती है। आपात के दौरान राज्य के विधानमंडल में निलंबित नहीं किया जा सकता, किंतु केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियाँ। वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है, तो आर्टिकल 354 के तहत आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन होने के समय राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व विभाजन संशोधन कर सकता है, जिसे संसद का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मूल अधिकारों पर प्रभाव भारतीय संविधान का आर्टिकल 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करता है। आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19
द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन संबंधित है। आर्टिकल 359 के तहत मूल अधिकारों के निलंबन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में यह प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 19 का निलंबन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव। आर्टिकल 83 के 2 के अनुसार यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन हो तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, जितनी बार चाहे विधि द्वारा 1 वर्ष में 1 बार बढ़ा सकती है। उद्घोषणा समय। विधानसभाओं के संबंध में आर्टिकल 172 क्लॉज 1 में कहा गया है विधानसभा के संबंध में विधानसभा की अवधि बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। विधानसभा के आपात उद्घोषणा की समाप्ति, आपातकाल रद्द करने का अधिकार संसद के 44वें संविधान संशोधन 1978 में दिया गया। यदि लोकसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दें तो आपातकाल समाप्त कर दिया जाए तो समाप्त हो जाता है। लोकसभा के 1/10 सदस्य इस हेतु अर्थात आपातकाल को मिटाने एवं विशेष बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपातकाल को समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में कहा लगता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है तो जब राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन या अन्य तरीके से यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप चलना संभव नहीं है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा देता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय भी ले सकते हैं और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 माह तक लागू रह सकती है। यदि 2 माह के भीतर संसद दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से अनुमोदन कर देते हैं तो यह घोषणा 6 माह के लिए बढ़ जाती है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक है। राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने की 2 शर्तें हैं। संपूर्ण भारत में या उसके किसी एक हिस्से में राष्ट्रीय आपात लागू हो। राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से आगे जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनरावलोकन 38वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से आपात की उद्घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनरावलोकन का विषय नहीं माना गया। राजस्थान राज्य बनाम संघ भारत संघ केस आया 1977 में। राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ तो हाई कोर्ट ने माना कि यदि राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावना से प्रेरित हो या अतार्किक हो सकती है तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। SR बम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994 आया। मामले में घोषित किया गया कि राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या क्या पड़ता है उसको देखते हैं। राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर राज्यपाल के माध्यम से शासन संचालित कर सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती है और इस दौरान बजट सहित राज्य के सभी विधेयक पास करता है। अन्य तथ्य क्या है? तो भारत में अब तक 125 बार से अधिक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन 125 बार, सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा है। मणिपुर में अभी लगा था हाल ही में। वर्तमान में कुकी और मैतेई संघर्ष में जो हुआ था राष्ट्रपति शासन। देश में सर्वप्रथम वर्ष 1951 में राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा, सबसे पहले पंजाब में लगा और सबसे ज़्यादा बार यूपी में लगा। देश में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में रहा। वित्तीय आपातकाल 368 के अनुसार राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि देश वित्तीय संशोधित यथाशाख को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। भारत में वित्तीय काल का प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ है। वित्तीय आपात काल की घोषणा का अनुमोदन घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। यदि संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इसे स्वीकृति मिलती है तो यह अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में और आर्टिकल 324 से 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कहा। आर्टिकल 324 में यह उल्लिखित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग होगा और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया और 2015 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का
संरचना कैसे होता है उसको देखते हैं। निर्वाचन आयोग 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्य के रूप में निकाय था, एक ही सदस्य था उसमें। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से 1990 तक यह 3 सदस्य निकाय बना रहा, लेकिन पुनः 2 जनवरी 1990 से 1993 तक यह एक सदस्य निकाय बना दिया गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 को वर्तमान में यह 3 सदस्य निकाय के रूप में काम कर रहा है। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त और 2 उप चुनाव आयुक्त है। आर्टिकल 324 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। 25वां है। और कार्यकाल की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उसे, अगर 65 वर्ष उसकी आयु हो जाती है तो उसे हटा दिया जाता है, या 6 वर्ष उसका कार्यकाल का हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। और अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उसे हटा दिया जाता है। इसकी निर्वाचन की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारतीय संविधान में इसकी योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है इसकी योग्यता, लेकिन सामान्यतः इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। निर्वाचन आयोग निम्न कार्य है। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव का निष्पक्ष चुनाव कराता है, मतदाता सूची तैयार करता है और रखरखाव करवाता है, आदर्श आचार संहिता लागू करता है, इसके उल्लंघन पर कार्रवाई करवाना होता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उसकी मान्यता और चुनाव चिन्ह आवंटन करता है, चुनाव से संबंधित शिकायत और विवादों की जांच करना, उनका निपटारा करना, EVM VVPAT का उपयोग सुनिश्चित करना और उसकी सुरक्षा एवं विश्वसनीयता को बनाए रखना। राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने पर चुनाव की समीक्षा करना। मतदान की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी बनाने के लिए सुधारों का सुझाव देना और लागू करना। संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों का योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करना। आर्टिकल 324 के तहत स्वायत्त रूप से कार्य करता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अखंडता बनी रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, 2.5 लाख है। इसके वेतन एवं भत्ते समय पर संशोधन हो सकता है। अब चुनाव सुधार आयोग से संबंधित कुछ समितियां हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तारकुंडे समिति आया। तारकुंडे समिति 1975 में आया। BM तारकुंडे की अध्यक्षता में इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव सुधार और राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली में सुधार। इस समिति का प्रमुख प्रावधान था कि राजनीतिक दल की आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र, चुनाव में काले धन को रोकना, वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना, मतदाता सूची में सुधार और फर्जी मतदान को रोकने का उपाय तारकुंडे समिति में कहा गया। फर्जी मतदान, मतदाता सूची, इस सब के बारे में कहा गया। उम्मीदवार को आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करना और योग्यता के लिए मानदंड तैयार करना। फिर तारकुंडे समिति के बाद आता है तो गोस्वामी समिति आता है। गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित था। 1990 में आया था। अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी। उद्देश्य था कि चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितता को कम करना। फिर उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आया। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, अभी तारकुंडे समिति आया 1975 में। तारकुंडे समिति 1975 में आया। फिर उसके बाद अब आता है इंद्रजीत गुप्त समिति। इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 में आया। 1998 में इंद्रजीत गुप्त समिति आया। इसके अध्यक्ष इंद्रजीत थे और राजनीतिक दलों के वित्त पोषण और चुनावी खर्च पर नियंत्रण करने के लिए आया। फिर उच्च स्तरीय समिति रामनाथ कोविंद समिति 2023-24 में समिति का गठन हुआ। 2 सितंबर 2024 को गठन किया गया। अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आया। कुल 8 सदस्य शामिल थे। इसमें कहा गया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, एक ही राष्ट्र और एक ही चुनाव होगा सब जगह। इसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद था। इसके 2 चरणों में पहले चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ, फिर 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय का चुनाव। सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची होगा। संवैधानिक और कानूनी ढांचे में बदलाव की सिफारिश। चुनाव आयोग के अन्य महत्वपूर्ण सुझाव और पहल। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951 में संशोधन के माध्यम से सुधार किए गए, जैसे मतदाता सूची में सुधार, EVM के उपयोग, आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन। लोकसभा चुनाव के लिए 50 से 70 लाख और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 20 से 28 लाख खर्च की सीमा निर्धारित की गई। भारतीय संविधान के
61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में लोकसभा और विधानसभा तथा स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान करने की आयु 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया 18 वर्ष तक कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ ले तो ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। फिर ईवीएम की शुरुआत सबसे पहले ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल में हुआ था। विधानसभा क्षेत्र में किया गया। 1999 में यह ईवीएम संपूर्ण चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा हुआ। पहले विधानसभा क्षेत्र केरल के विधानसभा क्षेत्र में हुआ और 1990 में गोवा में पूरे तरीके से हुआ। 2004 में लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। वर्ष 2009 के आम चुनाव तथा विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराया गया। अब वीवीपीएटी का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपीएटी। इसका पहली बार प्रयोग वीवीपीएटी के 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में किया गया। मतदाता को इसके माध्यम से अपने वोट की सत्यता जांच करने के लिए 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई देती है, 7 सेकंड तक। नोटा, नन ऑफ द एबव, नोटा का फुल फॉर्म होता है 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ मामले में नोटा का विकल्प चुन सकता है। सिविजिल ऐप क्या है तो भारतीय चुनाव आयोग इस ऐप के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रख सकता है। सिविजिल ऐप चुनाव आयोग के द्वारा इस ऐप को नागरिक फोटो और वीडियो कैप्चर करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और चुनाव पर रिपोर्ट की अनुमति देता है। फिर सक्षम ऐप भी आया चुनाव आयोग के द्वारा। सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधा का लाभ के लिए सक्षम ऐप जारी किया। चुनाव आयोग द्वारा किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का आधार क्या है तो 4 या उससे ज़्यादा राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। लोकसभा के चुनाव में 3 अलग अलग राज्य में कम से कम 2% कुल वोट का उसे मिलना चाहिए। फिर 4 लोकसभा सीटें वो 4 राज्य में 6% मत होना चाहिए। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ। आईएनसी की स्थापना 1885 में डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। और आप की स्थापना 2012 में। बीएसपी की स्थापना 1984 में। और सीपीआई और एनपीपी राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने का अधिकार, इसके लिए विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और विधानसभा की 2 सीटें प्राप्त करने राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। चुनाव आयोग से संबंधित प्रमुख तथ्य, भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। देश में प्रथम महिला चुनाव आयुक्त बीएस रामा देवी थी, कार्यवाहक थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है जो कि 26वें हैं। भारत में सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आधार पर चुनाव मणिपुर में कराया गया। चुनाव आयोग से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद और उनके प्रावधान एक नज़र। आर्टिकल 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग में निहित होगा। आर्टिकल 325 जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने या अपात्र होना। आर्टिकल 326 में कहा गया है कि लोकसभा विधानसभा के लिए निर्वाचन में वयस्क मताधिकार का आधार होना। आर्टिकल 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद को है। 368 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने का विधानमंडल की शक्ति है। 329 के अनुसार निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन। भारत में चुनाव प्रणाली क्या प्रकार, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव कराया जाता है और इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय अनुप्रतिनिधि, इसके तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का चुनाव होता है। इसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जैसे एमएलए एमएलसी शब्द। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ पहले आओ और सब ले जाओ। भारत में चुनाव के प्रकार, आम चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव होता है, उपचुनाव होता है। भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अब स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्थानीय
स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य यह है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें स्थानीय स्तर पर जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने क्षेत्र विकास प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेती है। लोकतंत्र का आधारभूत स्तर जो शासन को जनता के करीब लाता है और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही संभव होता है। स्थानीय स्वशासन में भी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था एवं सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित है। भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के ऐतिहासिक पहलू। भारत में प्राचीन काल के वैदिक युग, मौर्य काल, गुप्त काल, दक्षिण भारत के चौल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन के बीज परिलक्षित थे दिखाई देते थे। मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रणाली कमजोर हुई क्योंकि उस समय शासन केंद्रीकृत था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गांवों के लिए जमींदार पर नियुक्त किए गए जो पंचायत से स्वतंत्र सरकार के प्रति जवाबदेह हो। और रिपन के समय में 1882 स्थानीय स्वशासन का जनक इसे रिपन को ही कहा जाता है, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा। भारत में रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन का व्यवस्था की गई। 1935 में प्रांत शासन हटा करके केंद्र में लगा दिया गया। आज़ादी के बाद भारत के स्थानीय स्वशासन के विकास का क्रम एक बार देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन के पक्षधर। स्थानीय स्वशासन के पक्षधर में बात करें तो महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार का मुख्य प्रतिपादक एवं मुख्य समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय भी शामिल है। स्थानीय स्वशासन के विरोध में कौन कौन थे? स्थानीय स्वशासन के प्रखर विरोधी भीमराव अम्बेडकर थे। स्थानीय स्वशासन के इनका मानना था कि स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी और जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन शामिल है। आर्टिकल 40 में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, इनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की प्रणालियों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने में आवश्यक है। 2 अक्टूबर 1952 को प्रथम स्थानीय स्वशासन पंचायती राज अधिनियम आया और पंचायती सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। पंचायत राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई 2 अक्टूबर को। 1950 से 1992 तक चरणबद्ध प्रयासों के 73वें संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक दर्जा मिला। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समिति जैसे चुनाव आयोग से संबंधित समिति आया था, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। उसी तरह अब आता है पंचायती राज से बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता खुद होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना था इसका उद्देश्य। बलवंत राय मेहता समिति जब 1957 में आया तो इसका उद्देश्य था कि पंचायत त्रिस्तरीय होना चाहिए। पहला ग्राम स्तर, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत को लोकतांत्रिक ढंग से चुना जाए ताकि विकास कार्य में उनकी भूमिका हो। पंचायत समिति को विकास योजनाओं का कार्यान्वयन और समन्वय का मुख्य केंद्र बनाया गया। जिला परिषद को सलाहकारी और समन्वयक भूमिका, प्रशासनिक वित्त का विकेंद्रीकरण। राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त संसाधन की स्वायत्त प्रदान करने की सलाह। और प्रभाव क्या था इस समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन तत्कालीन पंडित नेहरू जी ने किया था। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश का दूसरा राज्य बना जहाँ संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना की गई। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता समिति। फिर अशोक मेहता समिति आता है 1977 में। यह द्विस्तरीय समिति की सिफारिश करता है। 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और 2 स्तरीय मॉडल की सिफारिश करता है। गांव समूहों की मॉडल के लिए 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले क्षेत्र, जिला स्तर एवं जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव देता है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव देता है कौन? अशोक मेहता समिति। 1977 में आया अशोक मेहता समिति और यह इसने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का, राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी, जिला परिषद को विकास योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य कराया, नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करने का सुझाव दिया। इस समिति की सिफारिश पर तत्काल नहीं लागू किया गया, सिफारिशों को तत्काल नहीं लागू, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शामिल किया गया। फिर उसके बाद JVK राव आता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राव जी आते हैं। राजीव गांधी की सरकार के समय में यह समिति का गठन हुआ। JVK राव ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका
की समीक्षा। इसमें कहा गया, जीवी की राव समिति में कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को विकास का प्रमुख केंद्र माना जाए, पंचायती राज संस्था को ग्रामीण विकास का प्रमुख केंद्र माना जाए। जिला स्तर पर योजना समन्वय के लिए जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जाए। एससी और एसटी के वो महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधि देने की बात की गई। फिर इसके बाद एमएल सिंघवी समिति आता है 1986 को। इसकी अध्यक्षता एमएल सिंघवी, लक्ष्मी एमएल सिंघवी कहा गया। पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जागरण और सशक्तिकरण का सुझाव दिया। स्थानीय स्वशासन को मजबूत और संवैधानिक कार्यात्मक सुधार, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ये आया, इसने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए कहा। एल एम सिंघवी समिति 73वें संविधान संशोधन द्वारा एल सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को बिना जर की घास की संज्ञा दी। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1962, तत्कालीन 1992, 73वां संविधान 1992 पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ न, और 20 अप्रैल 1993 को इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति मिली। 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना, अस्थायी, स्वायत्त और प्रभावी बनाना। प्रावधान इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है। पंचायतों के लिए भाग 9 और अनुसूची 11 में कहा गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का विस्तृत वर्णन पंचायती भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किया गया है। 11वीं अनुसूची में कौन कौन शामिल है उसको एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। कृषि है, भूमि विकास है, लघु सिंचाई, पशुपालन, सामुदायिक हस्तियों का वर्णन, महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, बाजार मंत्रालय, यह सब शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित परिभाषाओं को स्पष्ट किया गया है। 243 के ए में कहा गया है कि अंतर्गत आम सभा में शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 243 के भी पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। 243 के ए में ग्राम सभा की शक्तियों कार्य का वर्णन। 243 के बी में ग्राम पंचायत गठन। 283 में इसके पंचायतों की संरचना कंस्ट्रक्शन करेगा। 243 के डी में कहा गया है कि इसके अंतर्गत आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वर्ष 2006 में बिहार ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया, जो पहली बार पिछड़े वर्ग के लिए आयुक्त है। हाँ, आर्टिकल 243 में क्या कहा गया है तो पंचायत का अवधि कहा गया। पंचायतों का अवधि, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यदि विघटन के समय पंचायत का अवधि मात्र 6 माह बची हो तो नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। विघटन के बाद गठित नए पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए ही होता है। आर्टिकल 243 एफ में कहा गया है कि पंचायतों के सदस्य की योग्यता का वर्णन किया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, योग्यता का वर्णन किया गया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 सामान्य रूप से शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। और मुखिया ग्राम पंचायत कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। पंचायत समिति के लिए कम से कम 10वीं के पास, जिला परिषद कम 10वीं पास। अनुच्छेद 243 के जी, इसके अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां पर उत्तराधिकार का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। 243 के एच में कहा गया है कि पंचायतों को कर लगाने, कोष इकट्ठा करने का शक्ति वर्णन है। 243 के आई में कहा गया है कि पंचायतों को वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग गठन करने का योग किया गया है। 243 की जो इसके अंतर्गत पंचायत के लेखाओं के परीक्षण का प्रावधान किया गया है। 243 के में इसके अंदर पंचायतों के चुनाव का प्रक्रिया है के में। 243 के में देख ही लिए पंचायतों के चुनाव के बारे में प्रक्रिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और 243 के एल में यह प्रावधान किया गया पंचायती राज व्यवस्था में संघ शासित प्रदेश भी लागू होंगे। 243 के एम में कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का लागू ना होना एम में कहा गया है, जैसे नागालैंड में नहीं है पंचायती राज व्यवस्था। 243 के एन पंचायतों का उपलब्ध नियमों को जारी रखना। 243 के ओम इसके तहत चुनावी मामलों को कोर्ट के अवरोध पर रोक। अध्यक्ष एवं समूह सदस्यों का चुनाव। ग्राम, माध्यमिक एवं जिला तीनों स्तर पर सदस्य का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ग्राम स्तर के पंचायत अध्यक्ष और चुनाव आयोग, जबकि माध्यमिक जिला स्तर पर। अब त्रिस्तरीय पंचायत समिति, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत संस्था और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस ग्राम स्तर पर सरपंच इसके अध्यक्ष होंगे और प्रखंड स्तर पर प्रधान इसके अध्यक्ष और जिला स्तर पर जिला प्रमुख होंगे। प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम सेवक, प्रशासनिक पदाधिकारी और प्रखंड स्तर पर बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य अधिकारी 3 महीना।
1996 में पेशा का अधिनियम आया। यह विशेष कानून है जो भारत के अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना। पेशा आया, पेशा का संवैधानिक विकास। पेशा का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। वर्तमान में इसका विस्तार भारत के 10 राज्य में है। पेशा का विस्तार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। पेशा के प्रमुख उद्देश्य भारतीय जनजातीय समुदाय को उनकी परंपराओं। पेशा अधिनियम का महत्व क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करना, सार्वजनिक आबादी में गरीबी और पलायन को कम करना, भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक और जनजातीय शोषण में कमी करना। अब नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करें तो यह नगरीय स्थानीय स्वशासन में 12वीं अनुसूची में 18 विषय का है। आधुनिक भारत की इसकी शुरुआत 1687 से 1688 अंग्रेजों द्वारा मद्रास में किया गया। नगरीय प्रथम नगर 1726 ईस्वी में इसका विस्तार बम्बई और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना की गई। ब्रिटिशकालीन भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित घोषणा पत्र रिपन 1882 में किया गया। नगर स्थानीय स्वशासन की समीक्षा के लिए 1907 में रॉयल उद्योग का गठन हुआ। हॉब हाउस की अध्यक्षता हुई। 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में शामिल किया गया। 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में बनाया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला। नगरीय स्थानीय स्वशासन को 12वीं अनुसूची भाग 9 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 के को और भाग 9 के ए में 243 से 243 जड पी नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, 18 विषय है। नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 के पी में कहा गया है कि अंतर्गत नगर पालिकाओं संबंधित विभिन्न शब्दों की परिभाषा कहा गया है। 243 के क्यू में कहा गया है कि इसके तहत नगर पालिकाओं का गठन होगा। 243 के क्यू में नगर पालिका का गठन होगा। 243 के क्यू नगर पालिका 3 स्तर का होगा। और 243 के आर में कहा गया इसके तहत नगर पालिकाओं का कंस्ट्रक्शन बताया गया है। 243 के एस में वार्ड समिति आदि का गठन है। 243 के एस में 243 के टी स्थानों का आरक्षण जो पंचायती राज व्यवस्था के समान ही है। 243 के यू में कहा गया इसके तहत नगर पालिका की अवधि है। यू में नगर पालिका की अवधि है। 243 के भी में नगर पालिका की सदस्यता है तो निर्हताएँ का वर्णन किया गया है। इसके तहत इस प्रक्रिया भी पंचायती राज व्यवस्था के समान ही है। आर्टिकल 243 एक्स और वाई और जेड वित्त नगर पालिका की वित्तीय स्थिति संबंधित विषय दिया गया है। 243 के एक्स में नगर पालिका कर शुल्क पथ पर लगाने वाला कर है। 243 के जेड डी। अभी हम लोग भाग 15 में देख लिए कि निर्वाचन आयोग था भाग 15 में। अब भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। केंद्र राज्य संबंध 245 से 263 केंद्र राज्य संबंध विधायी और प्रशासनिक पर चर्चा की गई है। भाग 12 में 264 से 300 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के बारे में है। केंद्र राज्य संबंध में मध्य विभाजित शक्ति विधायी शक्ति 11, 245 से 255, फिर प्रशासनिक 256, 263, वित्तीय शक्ति 264 से 300। केंद्र राज्य संबंध के बीच शक्तियों के विभाजन का आधार 1935 भारत शासन अधिनियम है। विधायी संबंध भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 55 में है। संघ सूची में 100 विषय है प्रेजेंट में और राज्य सूची में 61 विषय है। राज्य सूची में 61, संवर्ती सूची में 52 विषय है। 52 विषय। संवर्ती सूची पूछ लिया जाता है तो शिक्षा आता है। संवर्ती सूची विवाह तलाक का आपराधिक कानून में संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। आर्टिकल 254 के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि केंद्र और राज्य के मध्य किसी विषय पर कानून बनाने में टकराव हो तो केंद्र को महत्ता प्राथमिकता दी जाएगी। 248 प्रावधान यह किया गया। आर्टिकल 248 में यह कहा गया है, आर्टिकल 248 में वे विषय जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है उसे अपशिष्ट शक्ति विषय में माना जाता है। इस पर कानून केंद्र का अधिकार होता है। अपशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। आर्टिकल 249 में यह कहा गया है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह निर्णय ले कि राज्य सूची का कोई विषय महत्व राष्ट्रीय महत्व का है तो केंद्र उस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आर्टिकल 250 आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो केंद्र और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 252 में यह कहा गया है, आर्टिकल 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानमंडल यह संकल्प पारित करते हैं कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है कि यह कानून उन्हीं राज्यों में लागू होते हैं जिन राज्यों में विधानमंडल से संसद को कानून बनाने का आमंत्रण है।
अब बात आती है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में आता है। इस बोर्ड का गठन केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के निवेदन पर करती है। बोर्ड के प्रमुख कार्य था कि बाढ़ का नियंत्रण का उपाय सुझाना, जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं तलाशना और नदी जल प्रदूषण को रोकने का उपाय। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में आता है। फिर अंतर्राज्य जल परिषद अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में आता है। दो या दो से अधिक राज्य किसी अंतर्राज्य नदी के जल से संबंधित विवाद आपस में नहीं सुलझा पाते हैं तो यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि अधिकरण का गठन करे। अधिकरण द्वारा यह दिया गया कि निर्णय संबंधित राज्य को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब वर्ष 2002 में सरकारी आयोग की सिफारिशों के बाद यह प्रावधान इस अधिनियम में संशोधन किया गया कि निम्नलिखित प्रावधान है। राज्य से शिकायत मिलने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर अधिकरण। प्रमुख नदी विवाद। कृष्णा जल विवाद 1969 में है। कृष्णा जल विवाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच है। कृष्णा जल विवाद। गोदावरी जल विवाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। नर्मदा जल विवाद 1969 राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार के बीच है। नर्मदा जल विवाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और MP। रावी ब्यास सतलज परियोजना पंजाब और हरियाणा और मध्य। रावी ब्यास सतलज जल विवाद है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कावेरी जल विवाद परियोजना 1990 में आया, कर्नाटक में है। कावेरी केरल में और नदी जल तथा पुदुचेरी। आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन होता है। 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को इसका गठन किया गया। 10 अक्टूबर 1990 को हुई और इसकी बैठक वर्ष में कम से कम अंतर्राज्य परिषद की वर्ष में बैठक 3 बार होनी चाहिए। इसमें गृह मंत्री भी शामिल होते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अंतर्राज्य परिषद वर्ष में कम से कम 3 बार होनी। परिषद की बैठक कम से कम 10 सदस्य अवश्य होनी चाहिए। परिषद के प्रमुख कार्य है कि राज्य के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना, निपटारा करना, विषय की छानबीन करना जिसमें केंद्र एवं एक से अधिक राज्य की सामूहिक हित हो। केंद्र राज्य मध्य सामंजस्य का समायोजन की भावना विकसित करना अन्य प्रमुख कार्य है। 19 मई 2022 को केंद्र सरकार ने देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन कुल सदस्य 13 था। 312 के तहत संसद राज्यसभा द्वारा पारित एक संकल्प के आधार पर अखिल भारतीय सेवा बनाने में सक्षम हुआ। शुरुआत में दो ही अखिल भारतीय IAS थे। IPS थे। वर्ष 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवाएं के रूप में IFS को शामिल किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं के चयन के लिए शिक्षण किया गया। राज्य वित्त संबंध की बात करें तो भाग 12 में वित्त संबंध 264 से 300 के बीच है। 1935 भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। आर्टिकल 268 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कुछ कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन कुछ एकीकृत राज्य के द्वारा। स्टाम्प शुल्क और उत्पाद। आर्टिकल 269 के तहत वैसे कर का वर्णन किया गया जो केंद्र द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं लेकिन राजाओं को सौंप देते हैं। अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र द्वारा एकत्रित आय और उत्पाद शुल्क का हिस्सा राज्य को वितरित करेगा। आर्टिकल 270 के तहत जैसे GST। आर्टिकल 275 के तहत केंद्र आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों का अनुदान प्रदान करता है। आर्टिकल 270 तहत हर 5 साल में वित्त आयोग की स्थापना की जाती है जो केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय है संसाधनों का बंटवारा है। आर्टिकल 282 इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में अनुदान कर सकते हैं। वित्तीय आपात की घोषणा 360 के दौरान केंद्र और राज्य के वित्तीय संसाधनों का नियंत्रण करता है। केंद्र राज्य के संबंध की विशेषता है। समवर्ती सूची अवशिष्ट शक्तियों। केंद्र का वर्चस्व। आपातकाल के दौरान केंद्र को व्यापक शक्ति प्राप्त है। राज्य को अनुदान और करों के हिस्से पर निर्भर। केंद्र राज्य संबंध में तनाव और कार्य। केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें होने पर नीतिगत विवाद हो जाता है। नीतिगत विवाद वित्तीय संसाधनों के असमान वितरण के कारण कुछ राज्य क्षेत्र का पक्षपात का आरोप लगाते हैं। अनुच्छेद 300 पर राष्ट्रपति शासन। केंद्र राज्य के मध्य तनाव कम करना। राज्य मध्य के तनाव कम करना। वित्त आयोग के माध्यम से वित्तीय संसाधनों का निष्पक्ष वितरण कर देना। अंतर्राज्य परिषद के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच संवाद का उचित मंच तैयार करना। सहकारी संघवाद। नीति आयोग के माध्यम से केंद्र राज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। नीति आयोग का शुरुआत हुआ है 1 जनवरी 1955। योजना आयोग की जगह आया और नीति आयोग का फुल फॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
अब केंद्र राज्य संबंध से प्रमुख आयोग केंद्र राज्य पहला आयोग है सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधित से है 1983 से 88 में है। इसके अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया को बनाया गया और शिवरमन या SR को 2 अन्य आयोग। 356 में प्रबल प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। पुंछी आयोग आता है, पुंछी आयोग के केंद्र राज्य संबंध आता है। फिर पुंछी आयोग आता है, पुंछी आयोग होता है। पुंछी आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 2007 में किया गया। 2007 में केंद्र सरकार के द्वारा पुंछी आयोग का गठन किया गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग के सदस्य डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, R माधवन, प्रोफेसर मेनन, अमरेश बागची। इस आयोग का प्रमुख उपाय था कि राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। राज्य सरकार की अनुमति के बिना अर्धसैनिक बल राज्य में नहीं भेजे जाने चाहिए। राज्य सरकार की अनुमति के बिना अर्धसैनिक बल। फिर उसके बाद राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। योजना आयोग और वित्त आयोग में बेहतर तालमेल होना चाहिए। योजना आयोग में राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष का होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो अपना लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू।